नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है कैश क्लासेस में। तो प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला के समापन के दौर में जो आज का विषय है लौह एज है, अर्थात लौह युग है, आयरन एज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वृहद महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। ठीक है, बृहद या कहें वृहद पाषाण काल या महापाषाण काल, मेगालिथिक एज। हालांकि ये इनके बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी आपको मिलेगी और इनके विषय में आपको इतना ही पढ़ना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में। ठीक है, संक्षिप्त जानकारी होगी इसके बारे में भी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़े हैं। ठीक है, आपने पाषाण काल पढ़ा, स्टोन एज पढ़ा, और वो सभी डिगिंग से संबंधित है या कहें एक्सकेवेशन से संबंधित है, उत्खनन से संबंधित है। ठीक है, जितने भी एविडेंस मिले हैं पाषाण काल के, जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं, वो सभी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और ये सब पुरातत्व विभाग के देखरेख में होता है, तो उसके बारे में भी जानना आवश्यक है। प्राचीन इतिहास लगभग समाप्त हो चुका है। अब आपसे मैं प्रश्न करता हूं कि आपने क्या इसकी नोट्स बनाई हैं? क्या आपने नोट्स बनाने में निरंतरता दिखाई है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे ना देकर स्वयं को दें, यह सर्वथा उचित होगा। चलिए, और एक सूचना है कि अति शीघ्र आपके सम्मुख में नया विषय जिसका नाम होगा भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया का नया के नाम से नया विषय होगा और वो अगला पार्ट लगभग होगा। ठीक है, तो मित्रों, जो भारत का भूगोल होगा, नया विषय होगा, मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा, आप किसी भी पुस्तक को उठाकर देख लेंगे, आप चाहे एनसीईआरटी की पुस्तक देख लें, आप यूट्यूब चैनल्स को देख लें, आपको खुला चैलेंज है कि यदि एक ही स्थान पर मैं जो पढ़ाऊंगा वो एक ही स्थान पर मिल जाए, कदाचित यह असंभव है। कोशिश करें, खोज करें आप कि क्या मैंने जो पढ़ाया है, भूगोल तो ठीक है, ज्योग्राफी तो ठीक है, वो पढ़ाऊंगा ही। अभी जो मैंने पढ़ाया है, क्या यूट्यूब के क्षेत्र में या किसी एक पुस्तक में सभी समस्त जानकारी एक साथ आपको मिली है? मुझे भी बताएं, क्योंकि मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मैंने एकत्रित की है वो जानकारियां, और उन एकत्रित की गई जानकारियों को आपके सम्मुख लाया है। ठीक है, कुछ कमी है वो भी बतलाएं, सुधार हेतु मैं प्रयासरत हूं, निरंतर प्रयासरत हूं। ठीक है, तो संभवतः अगला जो पार्ट होगा, या कहें कि कुछ दिन बाद, बहुत थोड़े दिन बाद, नया विषय भारत का भूगोल होगा और बहुत जबरदस्त माध्यम से आपके सम्मुख में लाऊंगा, और आप यकीन मानिए ज्योग्राफी के क्षेत्र में आपको मैं प्रवीण कर दूंगा, निपुण कर दूंगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे लौह युग की। चलिए, आपके लिए एक प्रश्न है, आप पढ़ने जा रहे हैं लौह युग, आयरन एज, लेकिन आपके लिए प्रश्न जो है कि लौह पुरुष भारत में किसे कहा गया, लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई, उत्तर दीजिएगा। चलिए देखिए मित्रों, दरअसल ये संक्षिप्त जानकारी इनकी लेनी है। द ब्रॉन्ज एज केम टू एन एंड इन साउथ इंडिया विद द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज। कहने का मतलब साउथ इंडिया में ये सामने आता है, न कि नॉर्थ इंडिया में। दक्षिण भारत में लौह युग का शुभारंभ होता है, ये याद रखने योग्य बात है। तो जैसे ही दक्षिण भारत में बिगिनिंग होती है आयरन एज की, लौह युग का, उसी समय ब्रॉन्ज एज का समापन हो जाता है। कांस्य युग का या कहें ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति का, कैल्कोलिथिक कल्चर का समापन हो जाता है दक्षिण भारत में, अर्थात साउथ इंडिया में। क्लियर है? तो कहने का तात्पर्य यह है कि संक्षिप्त रूप में कि लौह युग दक्षिण भारत में सामने आता है, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में शुभारंभ माना जाता है लौह युग का। क्लियर रहेगा इतना? अच्छी बात है। तो मित्रों, कि एक पंक्ति में यदि उत्तर देना हो कि लौह युग का प्रारंभ सबसे पहले कहां हुआ, भारत में लौह युग का जो प्रारंभ है, बिगिनिंग हुई सबसे पहले साउथ इंडिया में होती है, अर्थात दक्षिण भारत में।
ठीक है, वो भी लगभग 1100 ईसा पूर्व में कब सामने आता है, 1100 बीसी या कहें 1100 बीसी, ठीक है, 1100 ईसा पूर्व में। जबकि नॉर्थ इंडिया में 1000 ईस्वी में आता है, सॉरी 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है। जब अपन वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे, ऋग्वैदिक एज, वहां पर आपका सामना होगा, वहां ये बतलाया जाएगा। हालांकि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और आप प्रारंभिक वीडियो पर विजिट करें तो वहां आपको ये समस्त जानकारी दे दी गई है। ऋग्वैदिक काल में मैं बताने का प्रयास ये कर रहा हूं, हालांकि आगे भी चर्चा है। तो दक्षिण भारत में 1100 ईसा पूर्व में लौह युग का प्रारंभ होता है, ठीक है। और इस काल की जो मुख्य विशेषता है मृदभांड है, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, पॉटरी। आपके लिए प्रश्न है, टेराकोटा क्या है? टेराकोटा क्या है, इसका अर्थ क्या है, आप टिप्पणी के माध्यम से बताएं। यदि आप सोचते हैं कि हमको सब पता है टेराकोटा का क्या है, लेकिन यदि आप कमेंट के माध्यम से बताएं तो मुझे भी उम्मीद लगे कि वाकई में आपको पता है, ठीक है। टेराकोटा की मूर्तियां जो हैं, या कहीं खिलौने की मूर्ति, मिट्टी की बनी खिलौने की मूर्ति कहां मिली थी, ठीक है। जब आप पढ़ रहे थे, इसके पहले कौन सा पार्ट पढ़े हैं आप, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में मिट्टी की बनी खिलौने की मूर्ति, जिसे आमतौर पर टेराकोटा कहा जाता है, लेकिन ये डिफिनीशन मैंने बताई थी, एक और डिफिनीशन थी, क्या थी वो आप बताएंगे। तो टेराकोटा या कहें कि मिट्टी की बनी खिलौने की मूर्ति ताम्रपाषाण काल में, कैल्कोलिथिक एज में किस स्थान से, किस साइट से प्राप्त हुई थी, यह आपको प्रश्न है आपके लिए। खास बात जो पॉटरी की बात करें, मृदभांडों की, तो लाल व काले, रेड एंड ब्लैक वियर, ठीक है। रेड एंड ब्लैक पॉटरी, लाल व काले मृदभांड सामने आते हैं और यह मुख्य विशेषता होती है लौह युग की। लौह युग की पहचान लाल व काले मृदभांड से की गई, ये याद रखने योग्य बात है, ठीक है। और साथ में सबसे बड़ी खास बात ये रही कि लाल व काले मृदभांड तो ठीक है, कलर थे, पॉलिश्ड थे, लेकिन साथ में मृदभांडों के साथ लौह उपकरण भी सामने आए। मृदभांडों के साथ साक्ष्य के रूप में लौह उपकरण सामने आते हैं, अर्थात लोहे के बने औजार या कहें आयरन टूल्स, ठीक है। इस प्रकार मित्रों, लौह युग की शुरुआत मान ली जाती है कि लोहे जो है मृदभांड के, जब उत्खनन जब होता है तो मृदभांड मिले, पॉटरी मिली, पॉटरी के साथ मिलते हैं लोहे के उपकरण। जैसे ही लोहे के उपकरण वो 1100 ईस्वी में, ईसा पूर्व में मिलते हैं, 1100 बीसी में मिलते हैं, तो मान लिया जाता है कि अब बिगिनिंग हो गई, शुरुआत हो गई किसकी, लौह युग की, आयरन एज की, दक्षिण भारत में सबसे पहले। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में भी सामने आता है, लेकिन वो लगभग 100 वर्ष बाद, ठीक है। चलिए, इस लौह युग की एक और इंपॉर्टेंट विशेषता देखिए कि कृषि उपकरणों की अपेक्षा अब जो थे कृषि उपकरण नहीं बनाए जाने लगे, अब युद्ध अस्त्रों की संख्या सर्वाधिक हो गई। मतलब युद्ध के लिए, बैटल्स के लिए अब औजार बनाए जाने लगे, लेकिन कृषि के लिए बनाए जाने वाले उपकरणों की मात्रा कम हो गई, नगण्य हो गई, नेग्लिजिबल हो गई। कहने का मतलब कि अब कृषि के लिए ये टूल्स बनाना, औजार बनाना वो कम देखने को मिला, लेकिन युद्ध करने के लिए सर्वाधिक मात्रा में साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। इसलिए माना जाता है कि लौह युग में कृषि उपकरणों की अपेक्षा युद्ध अस्त्रों की संख्या सर्वाधिक प्राप्त हुई है, ठीक है। मोर नंबर ऑफ वार वेपन्स वेयर ऑब्टेन्ड देन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, अर्थात एग्रीकल्चर टूल्स जो थे, इंप्लीमेंट्स जो थे, या कहे कृषि औजार जो थे, अब वो कम हो गए, युद्ध के अस्त्र अधिक मात्रा में प्राप्त होने लगे, ठीक है। आगे चल के ऋग्वैदिक काल में आर्यों का युद्ध होगा, बैटल्स होगा, ऋग्वैदिक एज में, ऋग्वैदिक काल में, तो वहां पर युद्ध होगा, बैटल्स होगा, तो युद्ध अस्त्रों की भी आवश्यकता होगी ना, वार वेपन्स, ठीक है। चलिए, ये आपने जाना कि दक्षिण भारत में 1100 ईस्वी में, ईसा पूर्व में मिलता है लोहे का पहला साक्ष्य, और सबसे पहले साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। अब आपसे प्रश्न पूछे कि नॉर्थ इंडिया में कब आया सामने लौह युग, तो आपका उत्तर होना चाहिए 1000 ईसा पूर्व में। 1000 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में आता है, ठीक है। और कहां पर यह साक्ष्य मिला, उत्तर भारत में लोहे का पहला साक्ष्य, फर्स्ट एविडेंस ऑफ आयरन कहां मिलता है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में मिलता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लगभग 1000 ईसा पूर्व का, 1000 बीसी का क्या मिलता है, लोहे का साक्ष्य, एविडेंस ऑफ आयरन,
क्लियर है? यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि आपने पढ़ा कि 1100 ईसा पूर्व में 1100 बीसी में साउथ इंडिया में, देखिए ये 1100 ईसा पूर्व है, ठीक है, साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में लोहे का पहला साक्ष्य मिला, लेकिन बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व में 1000 बीसी में उत्तर भारत में अर्थात नॉर्थ इंडिया में लोहे का साक्ष्य मिला। वो भी कहां मिला? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में। तो आपको पता है कि बीसी में क्या होता है, अधिक से कम की ओर आते हैं, अर्थात मैंने बताया है, आप इतिहास की तिथियां डेट्स ऑफ हिस्ट्री वाले वीडियो पर आप विजिट करके देख सकते हैं। बहुत सारी मैंने डेट्स बताई हैं, हिस्ट्रियां बताई हैं, तिथियां बताई हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये पहली शताब्दी है, फर्स्ट सेंचुरी है, फर्स्ट एडी बोल सकते हैं, एनो डोमिनी, ठीक है। ये ईसा मसीह का जन्म माना जाता है, जन्म वर्ष। आप जानते हैं यहां से आप मान लीजिए 1100, फिर मान लीजिए 900, फिर मान लीजिए 500, ऐसे करते हुए आप 1 तक आए। फिर 1 से आप, ये बीसी में होगा, क्या होगा? बीसी में। इधर जाएंगे अब तो एडी में होगा। मतलब कहने का मतलब कम, अधिक से कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर आ गए 1 पे। तो जैसे ही 1 पे आते हैं फिर बीसी अब कन्वर्ट हो जाता है एडी। इस कहने का मतलब ये है कि 1100 ईसा पूर्व के बाद 1100 ईसा पूर्व, फिर 1000 ईसा पूर्व, फिर 900, 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 फर्स्ट सेंचुरी जैसे ही आएगी तो वहां से स्टार्ट हो जाता है एडी अर्थात ईसवी, ठीक है। तो अधिक से कम की ओर, तो इसीलिए कहा गया सबसे पहले 1100 ईसा पूर्व में मिला, फिर जब लगभग 100 वर्ष बाद मतलब 1000 ईसा पूर्व में कहां मिलता है? अतरंजी खेड़ा अर्थात उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा में, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में लोहे का पहला साक्ष्य मिलता है। क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा देख लीजिए वृहत पाषाण काल या कहें महापाषाण काल, इंग्लिश में मेगालिथिक एज। यह भी दक्षिण भारत में सामने आता है, ये दोनों दक्षिण भारत में सामने आते हैं। नॉर्थ इंडिया में लौह युग का प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व में होता है, 1000 बीसी में, लेकिन शुरुआत इन दोनों की कहां से होती है? याद रखिए, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, ठीक है। वृहत महापाषाण काल मेगालिथिक एज दक्षिण भारत में, जैसा कि मैंने बताया, इसमें 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको जाननी है और इतना ही इससे जानना है, ठीक है। इससे अधिक जानने का प्रयास ना करें, वो थोड़ा सा अनुपयुक्त होगा, ठीक है। यहां खास बात यह है कि कब्रों से, कब्रें कहें या समाधियां कहें, ठीक है, ग्रेव, ठीक है, तो कब्रों या कहें समाधियों से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। यह लाइन ये बतलाती है मित्रों कि वृहत पाषाण काल या कहें महापाषाण काल या कहें मेगालिथिक एज की जो जानकारी है ना, जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट मेगालिथिक एज, वो सबसे ज्यादा कब्रों से मिलती है, समाधियों से मिली है। इसके कोई साक्ष्य और टूल्स सामने नहीं आए हैं कि टूल्स औजार सामने आए हैं। इसकी समस्त जानकारियों का स्रोत या कहें सर्वाधिक रूप से जो जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है मेगालिथिक एज की, वो कब्रों से मिलती है अर्थात समाधियों से मिलती है या कहें ग्रेव से मिलती है, ठीक है। मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेगालिथिक एज वेयर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्यूरियल या कहें ग्रेव। क्लियर है इतनी बात? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है या कहें फैक्ट है, कब्रें जो होती थी, खास बात यह है कि रिहायशी क्षेत्रों से बाहर होती है, ठीक है। जो इस काल में कब्रें मिली हैं, ग्रेव्स मिली हैं, वो रिहायशी मतलब जहां आवास क्षेत्र था, लोगों का आवास क्षेत्र था, वहां से बाहर मिली। आपने पाषाण काल में पढ़ा स्टोन एज में कि मुर्दों को कहां दफनाया जाता था? घर में, फर्श के नीचे, ठीक है, फ्लोर में दबाया जाता था, दफनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब परिवर्तन हुआ, कहने का मतलब यह है कि लोगों में जागरूकता आई, अब वो घरों से बाहर अर्थात अपने आवास क्षेत्र से दूर मुर्दों को दफनाने का जो है कार्य करते हैं, ठीक है। और साक्ष्य में मिले, और ये साक्ष्य इसी काल में मिलते हैं। तो कहने का मतलब आउट ऑफ द रेसिडेंशियल एरिया, अर्थात कब्रें जो होती थी रिहायशी क्षेत्र से या कहें आवास क्षेत्र से, जहां पर लोग रहते थे, उस क्षेत्र से बाहर ले जाकर दफनाते थे, ठीक है। अपने घर, पहले तो घरों के अंदर फर्श के नीचे दफनाया जाता था, लेकिन अब घर से बाहर तो ठीक है, अपने क्षेत्र से बाहर ही जाकर दफनाते थे, और यह घटना होती है मेगालिथिक एज में सामने। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जो
मेगालिथिक एज में वृहद पाषाण काल में कब्रें मिली हैं, उसकी जो डिजाइन है, आकृति है, वो वृत्ताकार है एवं चौकोर है, सर्कुलर एवं रेक्टेंगुलर है। एवं साथ में खास बात ये रही कि कब्रों के ऊपर ना गोल पत्थर रखे गए थे, बोल्डर, बड़े बड़े पत्थर रखे गए थे कब्रों के ऊपर, ठीक है। एवं भीतर वस्तुएं, कब्रों के बाहर जो था ऊपर पत्थर, गोल पत्थर, बोल्डर टाइप, एवं भीतर जो थी कुछ वस्तुएं रखे गए थे एवं लौह उपकरण भी रखे गए थे, ठीक है, लौह उपकरण रखे गए थे। यह पहचान होती है मेगालिथिक की। महापाषाण काल, देखिए कब्रों के ऊपर अब चट्टानें रखी जाने लगी, मतलब चट्टानें ना कहें, ये गोल पत्थर कहा जाए, लेकिन थोड़ा बड़े आकार का था, बोल्डर टाइप था, ठीक है। तो और साथ में कब्रों के अंदर कुछ जरूरी वस्तुएं रखी गई, नेसेसरी जो आइटम्स थे वो रखे गए। नेसेसरी आइटम एंड आयरन टूल्स वेयर लेड इनसाइड द ब्यूरीड, मतलब कि कब्रों के अंदर समाधियों के अंदर कुछ जरूरी वस्तुएं एवं साथ में लौह उपकरण, ठीक है, आयरन टूल्स रखे गए और साथ में कब्र के ऊपर एक गोल पत्थर रखा गया, बोल्डर टाइप। तो ये पहचान होती है मेगालिथिक एज की। क्लियर है। आदिच नल्लूर एवं महुर झारी, यहां से जो कब्रें प्राप्त होती हैं, जो ग्रेव प्राप्त होती है, अब ये दोनों स्थान कहां हैं आप सर्च करके मुझे बताएंगे, ठीक है। नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं ही बताऊंगा ही, ठीक है। तो यहां से इस प्रकार की ऐसी कब्रें मिली हैं, ठीक है, ग्रेव्स मिली हैं, ठीक है। चलिए, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो कब्रगाह होती थी, जो ग्रेव यार्ड था इस काल में, मेगालिथिक एज में, उसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि आंशिक सावधान चलता था, पिट बैरियर या फ्रैक्शनल बैरियर कहें, और पूर्ण सावधान, ठीक है, सिस्ट बैरियल या एक्सटेंडेड बैरियल कहें। ये दो प्रकार के सावधान की पद्धतियां हैं, ठीक है। ब्यूरियल सिस्टम है एक प्रकार से सावधान या कहें दाह संस्कार की प्रक्रिया है ये दोनों, ठीक है। मैंने पूर्व में पिछली क्लास में बताया है। आंशिक सावधान क्या है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, उसे कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, पशु पक्षी उस बॉडी को खाते थे, जो रिमेन्स बचता था, जो या कहें रेलिक बचता था उस बॉडी का, अवशेष बचता था, उसको ले जाकर फिर दफनाते थे। इस प्रक्रिया को फ्रैक्शनल ब्यूरियल या कहें आंशिक सावधान पद्धति, फ्रैक्शनल ब्यूरियल सिस्टम कहा गया। क्लियर है। वही पूर्ण सावधान क्या है, ज्यों कहते हो पूरी बॉडी को, अगर कोई व्यक्ति मर गया था, उस समय मर जाता था, उसे ज्यों कहते हो दफना दिया जाता था, इसे कंप्लीट या कहें एक्सटेंडेड या कहें सिस्ट ब्यूरियल। ये क्लियर इतना। और बचा क्या, कलश सावधान। कलश सावधान क्या होता था, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने पर उसका दाह संस्कार किया जाता था, ठीक है, उसको अग्नि में जलाया जाता था, फायर में। उसके बाद उसकी जो राख बचती थी, ठीक है, उसको एक कलश में भरकर कलश को जमीन के अंदर गाड़ा जाता था, ठीक है, दफना दिया जाता था, उसे कलश सावधान पद्धति कहते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, पिछली क्लास में ही बताया था मैंने। अगला टॉपिक है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या कहें मिनिस्ट्री ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, मंत्रालय कह सकते हैं या विभाग कह सकते हैं। यह वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर है इतना। चलिए, 1800 कुछ गिनी चुनी बातें हैं, आपको बताना है, आपको सुनना है और नोट्स में लिखना है। चलिए, 1814 में क्या होता है, 1814 में प्रथम संग्रहालय, अर्थात जिसे म्यूजियम कह सकते हैं, पहला संग्रहालय बनता है बंगाल में, ठीक है, याद रहेगा ये चीज। चलिए, दूसरी बात, 1861 में भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त होते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक, सर्वप्रथम पहले या कहें प्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक अर्थात फर्स्ट आर्कियोलॉजी सर्वेयर, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षक अलेक्जेंडर कनिंघम नियुक्त होते हैं। इसके बाद 1871 में क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार होती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है, इसे एक विभाग के रूप में गठित कर देती है, एक डिपार्टमेंट के रूप में इसका गठन हो जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। अभी इसकी नींव पड़ रही है, अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नहीं बना, पहले संग्रहालय बना, एक म्यूजियम बना बंगाल में, उसके बाद भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त हुए अर्थात आर्कियोलॉजी सर्वेयर हुए अलेक्जेंडर कनिंघम जी नियुक्त, ठीक है। इसके बाद 1871 में ब्रिटिश सरकार ने इसे एक विभाग के रूप में, एक डिपार्टमेंट के रूप में गठित किया। आगे 1902 में लॉर्ड कर्जन जब होते हैं, ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में इन्होंने इसे केंद्रीकृत कर दिया। जो ये विभाग था, प्रथम संग्रहालय था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग अब बन चुका है, इसे केंद्रीकृत कर दिया, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन कर दिया, ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में।
पहले एक संग्रहालय था, एक म्यूजियम टाइप में था। जब लॉर्ड कर्जन जी आते हैं तो इन्होंने क्या किया कि इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नाम से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में सेंट्रलाइजेशन कर दिया, इसका केंद्रीकरण कर दिया। एवं कर्जन ने ही, लॉर्ड कर्जन ने ही पहला महानिदेशक बनाया जॉन मार्शल को। किसे बनाया? जॉन मार्शल को। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अलेक्जेंडर कनिंघम के समय इसके क्षेत्र में के अंतर्गत, इस विभाग के अंतर्गत अफगानिस्तान भी आता था। ठीक है, तो जॉन मार्शल पहले महानिदेशक बनते हैं, डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल अर्थात प्रथम महानिदेशक नियुक्त होते हैं जॉन मार्शल। क्लियर है? इसके बाद 1944 में महानिदेशक बनते हैं डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। इनका नाम सुन रखिए, सिंधु सभ्यता में मिलेंगे, इनका सामना वहां पे होगा। तो मार्टिमर व्हीलर जो थे ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं, महानिदेशक बनते हैं इस विभाग के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, और इनके समय याद रखिए मुख्य बात जो है कि मार्टिमर व्हीलर के समय जो मुख्यालय होता है, इसका हेडक्वार्टर होता है, वो कहां होता है? रेलवे बोर्ड भवन शिमला में। कहां होता है? रेलवे बोर्ड भवन शिमला में होता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में कहां है? जनपथ नई दिल्ली में। कहां? जनपथ नई दिल्ली में है। ठीक है, याद रखिए अभी लगभग माना जाता है कि कुछ लगभग 3656 क्या है? मेमोरियल साइट है इसके अंतर्गत, स्मारक स्थल अभी इसके अंतर्गत है, ऐसा माना जाता है, अनुमान है। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मित्रों 21 मंडल हैं, 21 जोन है एवं 3 मिनी जोन है। ठीक है, मिनी मंडल कह दीजिए, 21 मंडल और 3 जोन है। ठीक है, विज्ञान इस विभाग का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो विज्ञान शाखा का मुख्यालय है, विज्ञान शाखा का साइंस ब्रांच का जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। कहां है? देहरादून में। सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ठीक है, याद रखिए बागवानी शाखा का जो मुख्यालय है हॉर्टिकल्चर ब्रांच। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली 4 जगह है। कहां है? 4 जगह, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, श्रीरंगपट्टनम। दिल्ली, आगरा और कहां? भुवनेश्वर और श्रीरंगपट्टनम। 4 जगह बागवानी शाखा का मुख्यालय है। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर ब्रांच। ठीक है, चलिए मित्रों, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, नेशनल ह्यूमन म्यूजियम, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल में। लेकिन इसका वर्तमान नाम क्या है? पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां है, जबकि इसका प्राचीन नाम, पहले इसका नाम जो था राष्ट्रीय मानव संग्रहालय था, जिसे परिवर्तित करके बदल दिया गया है। अब क्या हो गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि भोपाल में है। याद रहेगा ये चीज। थोड़ा सा और है इस विभाग के बारे में, जान लीजिए। राय बहादुर दयाराम साहनी 1931 से लेकर 1935। राय बहादुर दयाराम साहनी ये पहले भारतीय होते हैं जो फर्स्ट इंडियन हैं जो डायरेक्टर जनरल बनते हैं। किसके? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। चलिए, इसके बाद वर्तमान में सी बाबू राजीव हैं। कौन है? सी बाबू राजीव। आपके लिए प्रश्न है, ये यही है या चेंज हो गए? मैं चाहूं तो बताऊंगा, लेकिन मैं अगले पार्ट के कमेंट में के माध्यम से मैं इसको बताऊंगा या ओरली बताऊंगा कि कौन है वर्तमान में। लेकिन आपके लिए प्रश्न है, आप ढूंढिए, खोजिए कि इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, प्रेजेंट टाइम में जो डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई भैया, तो ये बात हो गई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। ठीक है, इस प्रकार आपका पाषाण काल समाप्त हुआ, प्रागैतिहासिक काल का समापन हो गया। क्लियर है? प्री हिस्टोरिकल एज का समापन हो गया। बताइए कमेंट के माध्यम से चीजें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। वीडियो को पूरा देखने का भरसक प्रयास करें, तदुपरांत तत्पश्चात ही आप नोट्स बनाएं। ठीक है, हिंट देखकर, पॉइंट देखकर नोट्स बनाने में सफलता आप अर्जित नहीं कर पाएंगे। यथाउचित आप समयानुसार आप वीडियो देखें और उसे नोट्स पर अवश्य लिखें, और मेरी बातों को, मेरे द्वारा जो बोला गया कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, उसे भी अपने नोट्स पर इंक्लूड करने का भी प्रयास करते रहें। ठीक है, तो बहुत ही शीघ्र अब नया विषय होगा भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, और ये इस क्षेत्र में मैं भरसक प्रयास करूंगा
कि आपको समस्त जानकारी यहीं पर मिले, किसी अन्य माध्यम, किसी अन्य पुस्तक, किसी अन्य क्षेत्र की आवश्यकता आपको उस सब्जेक्ट को लेकर नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको यह भी बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि जो आपने प्राचीन भारत का इतिहास मेरे साथ अध्ययन किया है, आप एनालिसिस कर लीजिए यूट्यूब चैनल्स, पुस्तक और भी जो माध्यम हो, और फिर आप मुझे बताइए क्या कम था या कम है। हालांकि मैं आपके उत्तर का मैं इंतजार करूंगा, कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट पर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए। और हाँ, वीडियो देखने के बाद यदि आपको कंटेंट सही लगता है तो लाइक कर दिया करें वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं आप उनका उत्तर देने हेतु थोड़ा सा प्रयास करें। गलतियां बताएं, त्रुटियां बताएं, उसमें मैं सुधार हेतु प्रयासरत हूं, जैसा कि मैंने पूर्व में उल्लेखित किया है। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें, जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करें। यदि आपको कंटेंट आपको सही लगता है तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।